नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का एक ऐसा पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं जो कि सभी स्टूडेंट को थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। मतलब एंशंट हिस्ट्री को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अभी तक आपने शायद अपने दिमाग में एक मेंटालिटी ऐसी बना रखी होगी कि एंशंट हिस्ट्री बहुत ही टफ है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बड़ी आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखिए एंशंट हिस्ट्री को स्टार्ट करें, उससे पहले हमको टाइमलाइन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टाइमलाइन की क्लियरिटी मिल गई तो सारे टॉपिक आपको बहुत ही सिंपल लगने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको क्लियर होना ज़रूरी है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो दो टर्म हमको देखने को मिलती है, एक है BCE और दूसरा है AD। तो BCE और AD क्या है इस टाइमलाइन में, पहले हम उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, फिर टाइमलाइन को समझेंगे। BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा और BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। देखिए, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है वो टाइमलाइन में उन वर्षों को दर्शाता है जो ईसा मसीह के जन्म से पहले के हैं। तो उस टाइम को क्या बोला गया? BCE बोला गया, बिफोर कॉमन एरा बोला गया, या फिर BC बिफोर क्राइस्ट। देखिए, BC और BCE का अर्थ एक ही होता है। बस BCE को जो मॉडर्न और जो सांस्कृतिक रूप है उससे तटस्थ शब्द माना जाता है, तो जनरली हम BCE जो है वो यूज करेंगे। इसके अलावा सेकेंड वर्ड हमको देखने को मिलता है AD, एनो डोमिनाई। इसका अर्थ होता है ईसा के बाद का समय। उस समय काल को ये दर्शाता है जो कि ईसा मसीह के जन्म के बाद शुरू हुआ। तो ये दोनों समय काल आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि BCE हम किसको बोल रहे हैं, ईसा पूर्व, और AD हम किसको बोल रहे हैं, ईसवी। तो यहाँ पर हम BCE और AD को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। तो चलिए अब भारत की जो प्राचीन समय रेखा है, टाइमलाइन है, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो फ्रेंड्स, एंशियंट हिस्ट्री की टाइमलाइन जो है हमारी स्टार्ट होती है लगभग 7000 BCE से पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको प्रागैतिहासिक युग देखने को मिलता है, प्री हिस्टोरिक युग देखने को मिलता है, जिसका टाइम चलता है 7000 BCE से लेकर 2500 BCE तक का। ठीक है, 7000 BCE से स्टार्ट किया हमने, और हम आएंगे कहाँ पर? वहाँ तक आएंगे जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। वहाँ तक के टाइम पीरियड को क्या बोला गया? BCE बोला गया। और उसके जन्म के बाद का जो समय है वो AD के रूप में डिनोट किया जाता है। तो 7000 BCE से लेकर 2500 BCE तक के टाइम को प्री हिस्टोरिक युग के रूप में जाना जाता है। यह वो युग था जब मानव सभ्यता जो थी, सिविलाइजेशन, उसने विकास की पहली सीढ़ियाँ चढ़ी थी। इस युग में हमको तीन युग देखने को मिलते हैं। पैलियोलिथिक एज, इस युग में इंसान ने पत्थरों के औजारों का उपयोग करना सीखा था। शिकार मतलब हंटिंग और भोजन इकट्ठा करना जीवन का उनका तरीका था। इसके बाद मेसोलिथिक एज आती है, जब पत्थरों के छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल बढ़ने लगा था इस समय। और इस समय में पालतू जानवरों का पालन जो है वो भी शुरू हो गया था। इसी में तीसरी एज आती है हमारी नियोलिथिक एज। इस युग में जो मनुष्य था वो एग्रीकल्चर मतलब खेती की शुरुआत कर रहा था, और लोग जो थे वो स्थायी रूप से एक जगह बसने लगे थे। तो इस तरीके से प्री हिस्टोरिक एज के अंदर हमको तीन एज देखने को मिलती है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो ये टाइम चलता है 2500 BCE तक का, 2500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद अगला युग है भारत की पहली महान सभ्यता का, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यता लगभग 2500 BCE से 1750 BCE के बीच में फलती फूलती हैं। इसमें ऑर्गेनाइज्ड शहर, उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम और ट्रेड सिस्टम जो है वो हमको विकास होता हुआ नजर आता है, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर हमको देखने को मिलते हैं। हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, मतलब उन्नत शहरी सभ्यता थी। यहाँ के लोग कला मतलब आर्ट, ट्रेड और कंस्ट्रक्शन में कुशल थे। तो 2500 BCE से लेकर 1750 BCE तक का टाइम चलता है हड़प्पा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसके बाद में 1500 BCE से लेकर 600 BCE तक का टाइम आता है वैदिक काल का। वैदिक काल को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में इस समय में ऋग्वेद की रचना हुई थी। इस समय दौरान जो जीवन था बहुत ही सरल था। लेटर वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो 1000 BCE से लेकर 600 BCE तक का समय लेटर वैदिक पीरियड के रूप में जाना जाता है। इस समय में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। समाज में नए परिवर्तन देखने को मिले। राजा व राज्यों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ किंगडम्स का उदय हुआ था। तो ये हमको लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स फिर आया धार्मिक आंदोलन का समय, 600 BCE से लेकर 400 BCE तक का। इस काल में
महावीर और गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों ने सामाजिक और आर्थिक सुधार की बात की थी। यह आंदोलन समाज में एक नई दिशा को लेकर आया था। तो रिलीजियस मूवमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं 600 बीसी से लेकर 400 बीसी तक। धार्मिक आंदोलन के समय के साथ ही भारत में 16 महाजनपदों का विकास हुआ। ये काल 600 बीसी से लेकर 325 बीसी तक फैला था, मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक। इसमें मगध महाजनपद जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा इन 16 महाजनपदों में, जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव भी बना। वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम महाजनपद को पढ़ेंगे। इसके बाद भारत पर विदेशी आक्रमण देखने को मिलते हैं हमको। ईरानी फारसी आक्रमण 1518 बीसी में फारसी राजा डेरियस ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे भारतीय सभ्यता पर फारसी प्रभाव भी पड़ा। इसके अलावा 326 बीसी के आसपास में यूनानी और सिकंदर का आक्रमण हमको देखने को मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। मौर्य साम्राज्य का जो समय चलता है वो चलता है 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की और यह साम्राज्य अशोक के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचा था। अशोक के बारे में फ्रेंड्स एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये एकमात्र ऐसा भारतीय सम्राट था जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट पर अपना शासन स्थापित किया था। कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और शांति और अहिंसा का प्रचार भी किया था। उसकी शासन शैली ने भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला था। लेक्चर के दौरान जब हम मौर्य साम्राज्य डिस्कस करेंगे तब इसको और अच्छे से हम पढ़ेंगे। इसके बाद में पोस्ट मौर्यन पीरियड आता है, उत्तर मौर्य काल। ये जो समय रहा अपने प्राचीन इतिहास में वो रहा 185 बीसी से लेकर 319 एडी तक। यहाँ पर देखिए समय काल जो है वो चेंज हो जाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय यहाँ पर हमको देखने को मिलता है 319 एडी तक। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का काल जो है 185 बीसी से लेकर 319 एडी तक का। इस काल में अलग अलग स्थानीय और विदेशी शासकों ने भारत पर शासन किया था। स्थानीय उत्तराधिकारी जैसे कि शुंग और कर्ण राजवंश देखने को मिले। विदेशी उत्तराधिकारी जैसे कि इंडो ग्रीक, शक और कुषाण शासक हमको देखने को मिले। 319 एडी से फिर 340 एडी के बीच में हमको गुप्त काल देखने को मिलता है, जो भारत का स्वर्णिम मतलब गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है। 319 एडी से 540 एडी तक का ये टाइम जो है वो चलता है। इस दौरान साइंस, आर्ट और लिटरेचर में अभूतपूर्व उन्नति हमको देखने को मिलती है। कालिदास जैसे महान कवि इसी समय के थे। गुप्त काल में एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और संस्कृत साहित्य का विकास हमको देखने को मिलता है। इसके बाद में हर्षवर्धन का समय आता है, जो 606 एडी से लेकर 647 एडी तक उत्तर भारत में शासन करते हैं। हर्षवर्धन ने कला, साहित्य और धर्म का संरक्षण किया था। यह वह समय था जब उत्तर भारत में गुप्त और हर्षवर्धन जैसे साम्राज्यों का प्रभाव था। हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद उत्तर भारत में फ्रेंड्स बदलाव का समय शुरू हो गया था। 700 एडी से लगभग 1000 एडी तक के इस समय में उत्तर भारत में विदेशी आक्रमणों का दौर शुरू हो गया था। इस समय के दौरान अरबों और तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किए, जिससे मध्यकालीन भारत की नींव रखी गई। यह काल उत्तर भारत में राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव का काल था। इसके बाद फ्रेंड्स जब उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन और विदेशी आक्रमणों का प्रभाव चल रहा था, उसी समय के दौरान दक्षिण भारत में चोर, चेर, पल्लव और पांड्य जैसे राजवंशों का उदय हो रहा था। दक्षिण भारत में यह काल 300 एडी से लेकर 1000 एडी तक चलता है। चोल राजवंश समुद्री व्यापार और मंदिर निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। पल्लव राजवंश की बात करें तो महाबलीपुरम के मंदिरों और शिल्प कला के लिए ये जाना जाता था। दक्षिण भारत वाले लेक्चर में और डिटेल में हम इसको जानेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 7000 बीसी से लेकर 1000 एडी तक के टाइमलाइन को हमने अच्छे से डिस्कस किया, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। 700 एडी से लेकर 1000 एडी के बीच का जो ट्रांजिशन टाइम था, ये प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। प्राचीन भारत के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया है, एक टाइमलाइन सेट हो चुकी है। अब अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये किस समय के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब एक एक करके हम सभी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। मल्टीपल वीडियोज़ में ये पूरी टाइमलाइन को हम कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।